जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा हेतु एक आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो आज के इस कालखंड में हम इस आदर्श प्रश्न पत्र में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, ब्लूप्रिंट के अनुसार अर्थशास्त्र विषय का जो प्रश्न पत्र होगा वह 80 अंकों का होगा। 20 अंक आपके प्रोजेक्ट के होंगे, जो आंतरिक मूल्यांकन के तहत आपके विषय शिक्षक द्वारा आपके प्रोजेक्ट के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। हमारा जो सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र है यह 80 अंक का है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं और उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा है 30 शब्द। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं, उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा है 75 शब्द। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं और उत्तर लिखने की शब्द सीमा 120 शब्द है। विद्यार्थियों, यह आपका प्रादर्श प्रश्न पत्र है, यानी बोर्ड परीक्षा में आपको जिस तरह का प्रश्न पत्र मिलेगा उसी प्रारूप में यह तैयार किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यह है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प अ राष्ट्रीय आय, ब पूर्ण रोजगार, स आर्थिक समग्र और द व्यक्तिगत इकाई। तो यहाँ पर सही उत्तर है द व्यक्तिगत इकाई। दूसरा प्रश्न है, उपयोगिता का संबंध होता है? विकल्प अ लाभदायकता से, ब नैतिकता से, स मानव आवश्यकता की पूर्ति से और द इनमें से सभी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर है स मानव आवश्यकता की पूर्ति से। तो हम विकल्प स का चुनाव करेंगे। तीसरा प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता विकल्प अ अधिकतम होती है, ब घटने लगती है, स घटती दर से बढ़ती है और द इनमें से कोई नहीं। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। विकल्प ब का हम चुनाव करेंगे। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं? विकल्प अ चाय कॉफी, ब चाय चीनी, स कलम स्याही तथा द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुएं हैं अ चाय तथा कॉफी। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है? विकल्प अ अल्पकाल से, ब दीर्घकाल से, स दोनों से, अ तथा ब और द इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित होता है अल्पकाल से। तो यहाँ पर हम विकल्प अ का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? विकल्प अ मांग का नियम, ब मांग की लोच, स पैमाने के प्रतिफल और द परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा करते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प द का चुनाव करेंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी 7 अंक का प्रश्न है। इसमें पहला है, खाली स्थान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो यहाँ पर हम खाली स्थान में लिखेंगे दीर्घकाल या दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। दूसरा, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औसत लागत। तीसरा है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खाली स्थान हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में
क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुत अधिक या अत्यधिक। अगला प्रश्न है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान होती है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान में हम लिखेंगे कम होती है। पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, या तो वह स्टॉक से कम होगी या स्टॉक के बराबर होगी। जब कीमत कम होगी तो पूर्ति स्टॉक से कम होगी, लेकिन अगर कीमत अधिक है तो पूर्ति स्टॉक के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम, क्योंकि कीमत कम है। अगला प्रश्न है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला प्रश्न है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि अगर मजदूरी में वृद्धि होगी तो श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि होगी, और अगर मजदूरी में कमी होगी तो श्रम की पूर्ति में भी कमी होगी। तो हम यहाँ धनात्मक या सीधा भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। यह भी 6 अंकों का है। कॉलम आ में दिए गए कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में दिए गए कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर दिया है साम्य कीमत। साम्य कीमत की जोड़ी हम कॉलम बा में दिए गए क्रमांक ई पर मांग और पूर्ति, इससे बनाएंगे। साम्य कीमत के सामने हम लिखेंगे ई, मांग और पूर्ति। दूसरा, औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति किसे कहते हैं? कुल संप्राप्ति बटे उत्पादित मात्रा। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे जी कुल संप्राप्ति बटे मात्रा से। तीसरा, कुल संप्राप्ति, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे पी इंटू क्यू, यानी कीमत और मात्रा, यानी उत्पादन की मात्रा का हम कीमत से गुणा कर देते हैं तो हमें कुल संप्राप्ति प्राप्त हो जाती है। चौथा है द्विअधिकार। द्विअधिकार, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ए पर दिए हुए 2 विक्रेता। जिस बाजार में 2 विक्रेता होते हैं उसे द्वैधिकार कहते हैं। पांचवा, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ब आय तथा रोजगार का सिद्धांत। और छठवां, मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सी में दिए हुए व्यापक शब्द से। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में हम इसको लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अंग्रेजी में, और हिंदी में हम लिखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर जो फुल फॉर्म है अंग्रेजी में लिखना चाहिए, क्योंकि जीएनपी कहा है तो जीएनपी का फुल फॉर्म आपको अंग्रेजी में लिखना ही उचित होगा। लेकिन अगर आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तीसरा है एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। चौथा है आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। पांचवा, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति या उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को, यानी एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। यहाँ पर डेल्टा सी क्या है? उपभोग में वृद्धि, तथा डेल्टा वाई क्या है? आय में वृद्धि। छठवां, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं? बचत में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को, अर्थात एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस क्या है यहाँ पर? बचत में वृद्धि, तथा डेल्टा वाई क्या है? आय में वृद्धि। अगला है किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्धारित होता है,
और प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति पर निर्भर होती है, अर्थात जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है उसे ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं तथा इसी बिंदु पर आय तथा रोजगार का संतुलन स्थापित होता है। यहाँ पर एक शब्द में अगर हम लिखें तो हमें लिखना होगा प्रभावपूर्ण मांग। AD बराबर AS, यह भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न सत्य असत्य लिखिए, ये भी 6 अंक का है। इसमें पहला है विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है, सत्य कथन है। दूसरा, सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है, यह असत्य है, बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। तीसरा, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, सत्य कथन है। चौथा, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं, असत्य कथन है, भुगतान संतुलन में दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही मदें सम्मिलित होती हैं। पांचवा, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, यह सत्य कथन है। छठवां, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती हैं, यह भी असत्य कथन है क्योंकि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी परीक्षा हेतु जो प्रादर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी जो हमने दी, यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न परीक्षा में आ भी सकते हैं, इसलिए इसकी अच्छी तैयारी करें। हम अपने अगले कालखंड में 2 अंक तथा 3 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी लेकर आएंगे। साथ ही एक अपील आपसे है, आपके विद्यालयों में कोविड-19 के बचाव हेतु 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन हो रहा होगा और आशा है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। अगर किसी कारण से अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो अवश्य ही वैक्सीन लगवा लीजिए। हमेशा मास्क का इस्तेमाल कीजिए। स्वयं भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और पुनः आग्रह है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों में शेयर करें। मिलते हैं अगले कालखंड में नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।